देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूक्रेन के मारियुपोल और वोल्नोवाखा से बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। मारियुपोल में लोगों को निकालने की कार्रवाई रोक दी गई है। इस बीच यूक्रेन ने बयान दिया है कि रूस ने सीज फायर तोड़ा है, जिसकी वजह से फंसे हुए नागरिकों को निकालने में देरी हो रही है। इससे पहले रूस ने मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया था। उसका बयान था कि फंसे नागरिकों को निकालने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन जमीन पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। उमाशंकर सिंह हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। उमा, जब से यह लड़ाई शुरू हुई है, पहली बार दो जो शहर हैं वहां सीज फायर का ऐलान किया गया था। क्या वजह है कि रूस उसका खुद के ऐलान का सख्ती से पालन करता नहीं दिख रहा? जी देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जहां पे नागरिक फंसे हुए हैं, जहां पर उनको मूलभूत जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, उन इलाकों में सीज फायर किया जाएगा। इस बात का ऐलान आज सुबह ही किया गया कि स्थानीय समय के हिसाब से पहले तो 8 बजे कहा गया था, फिर लेकिन 9 बजे से सीज फायर जो है वो क्यू टाइम के हिसाब से 9 बजे सीज फायर जो है उसका ऐलान किया गया। लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि 11:45 से रूस की तरफ से जो हेवी शेलिंग है, खासतौर पे वोल्नोवाखा में, वहां पर शुरू हो गई और इसकी वजह से ये जो सीज फायर जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सका और जो लोगों को निकालने का या उन तक राहत पहुंचाने का जो काम है उसमें बाधा पड़ी है। यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया है कि ज़ापोरिज़्या और नाइपर, इन 2 शहरों में भी राहत पहुंचाने दिया जाए, ऐसा रूस से उन्होंने मांग की है। तो एक जो ब्रॉडर समझौता हुआ था दूसरे दौर की बातचीत में, वो जमीन पर पूरी तरह से तब्दील होता नजर नहीं आया है। और सिर्फ यहीं तक बात रुकनी नहीं है, क्योंकि आगे जो खार्किव का इलाका है या फिर सुमी का इलाका है, जहां बड़ी तादाद में भारतीय छात्र भी फंसे हैं, उन सब इलाकों में भी सीज फायर होकर और एक सेफ पैसेज मिलना है, ताकि वहां जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो भारतीय हों या और दूसरे मुल्क के जो भी नागरिक हैं, उन सबों को वहां से निकलने दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आ रही है, ऐसे में लगता है कि कहीं ये खटाई में न पड़ जाए। हालांकि पूरी तरह से इस बात का अभी खंडन रूस की तरफ से नहीं आया है। हमें इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या पक्ष है रूस का। लेकिन अभी तक जो यूक्रेन की तरफ से कहा गया वो ये कि इन दोनों शहरों में सीज फायर और जो कॉरिडोर बनाने की बात थी उसमें बाधा पड़ी है और इससे जो राहत पहुंचाने का जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया है। शारिक, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर बनाए रखिए, जैसे ही रूस की तरफ से उसका पक्ष आता है वो भी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल जो 2 शहरों में सीज फायर की बात थी उसका पालन ठीक से नहीं किया जा रहा। तो अब सीज फायर टूटने की खबर है, लेकिन इससे पहले सीज फायर के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में लोग पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचने लगे। लोगों के आने का सिलसिला जारी है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के मेडका चेक पॉइंट से कादम्बनी शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो मेन चेक पॉइंट है, बॉर्डर चेक पॉइंट है, मेडिका चेक पॉइंट है, वहां पर मैं खड़ी हूं। ये पोलैंड और यूक्रेन का जो उसकी जो सीमा है उसका ये बॉर्डर है। उसकी वहां पर आज अगर हम देखें तो आपको मैं दिखाती हूँ पीछे, अगर आप मेरे देखें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आज क्रॉस कर रहे हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक था आज, क्योंकि सीज फायर हुआ है तो लोग ज्यादा आसानी से यहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। बड़ी संख्या में लोग जमा है पीछे। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग ठीक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बसें वगैरह सब गाड़ियां लेकर, बसें लेकर लोग पहुंचे हैं, ताकि वहां से जिनको भी पिकअप करना है या जिनको भी मदद की जरूरत होगी वो उनको लेकर यहाँ से जाएंगे। यहाँ आगे एक पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। उधर से जो लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, चेक पॉइंट क्रॉस करके, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई भारतीय भी उधर आए। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं उधर से। भारतीय जो हैं छात्र खासकर वो आ रहे हैं। करीब 1000 की संख्या बताई जा रही है वहां वेस्टर्न यूक्रेन में, तो वो आ रहे हैं इधर, तो उनका इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देखें कि पूरी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। यहाँ पर सारा कुछ इधर आगे जाकर उनको आगे ले जाया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी है, ये सारी चीजें यहाँ। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि यहाँ पर दुनिया भर की मीडिया जो है वो यहाँ
यहाँ पर मौजूद है। एक लाइन से यहाँ पर आपको पूरी दुनिया की मीडिया नजर आएगी। यहाँ लाइन लगी हुई है पूरी, यहाँ से लेकर आगे तक। तो कवर इसको किया जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस है, इतनी बड़ी आशंका है कि यहाँ पे कब क्या हो जाए। लोगों को गुस्सा बहुत है, नाराजगी बहुत है जो हुआ है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पर पूरी मदद भी दी जा रही है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई भारतीय छात्र यहाँ पर आते हैं हम उनसे रूबरू होंगे। वहीं यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों का एक नया वीडियो सामने आया। यूक्रेन के दो शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीजफायर के ऐलान से ये छात्र नाराज हैं और उन्होंने पैदल ही रूस की सीमा की ओर जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद छात्रों को समझाया गया और उन्हें वापस हॉस्टल जाने को कहा गया। साथ ही फंसे छात्रों को जल्द से जल्द मदद का भरोसा भी दिया गया है। We are students of Sumi State University. It's the 10th day of war. Today we got the news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं। मिसाइल और रॉकेट के हमलों से बचने के लिए लोग बंकरों का सहारा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता विष्णु सोम ऐसे ही एक बंकर पहुंचे और वहां से वहां का हाल बता रहे हैं। Hello and welcome to Left, Right and Centre. I'm Vishnu Shom. I'm coming to you from the western Ukrainian city of Lviv. It's been quite a day over here, a matter of great concern that there were air raid warnings which were sounded. Now these are sounded a couple of times every day, but I heard them for the first time today when I was in central Lviv. Now this is the one part of Ukraine which has thus far been untouched, but there is a real worry that this beautiful city could be attacked by Russian forces as well. To prepare themselves, people over here rely on bunkers, many of which have been constructed several centuries ago. Even uptown cafeterias and shops actually have bunkers attached to them. I'm going to go in and show you what I'm talking about. Okay. So as you can see over here, this is a cafeteria. It serves food, it serves coffee, and it's quite uptown. There's nice music playing. But attached to any number of these cafeterias are ancient bunkers. And this gives people over here a sense of reassurance that if things actually go wrong, they can actually get into these bunkers. Now this is quite the experience, so walk down with me. So below this fancy cafeteria is this flight of stairs, and as you can see, old bricks all along the wall. This goes down, and in fact 2 odd floors, as you will see. And it's quite deep. It's at least 20 to 30 feet under the ground as we keep going down. And knowing that they might actually have to be over here for a long period of time, things have been set up in a fairly interesting manner. Let's take a look. So I'm going to keep going, and this winds itself down even further. And then there are these ancient tunnels which you walk through. It's sort of dark over here. There are various entrances, buildings in this building. That's a bathroom, I think, over there. And then you can actually enter here, and this looks like some sort of a dive, but where people might actually have parties or something of that sort. But this is where people would actually stay. You know, they've got these beds which have been laid out over here, mattresses which have been laid out over here. There are cushions as well. And then there is another part over here. Again, a place where people can come down to and people can sleep. Now, all of these areas actually also have an exit, an emergency exit going out. So we're going to actually walk to see if there is a way out of this bunker as well. In fact, it's a storeroom,
which can also be used. But this storeroom has several refrigerators where food and liquids can be stocked. And so there you have it, a quick look at what a bunker in Lviv, in an uptown part of this city, actually looks like. यूक्रेन पर रूसी हमले की मार भारतीय छात्रों पर भी पड़ी है। खार्किव के पास पिसोचिन में तकरीबन 1000 छात्र ठंड और भूख की मार झेल रहे हैं। इनको 2 दिनों से खाना नहीं मिला। छात्रों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। हेलो, हम यूक्रेन के पुसेचिन इलाके में फंसे हुए हैं 2 दिन से बिना खाने पिए के। यहाँ पे तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से $500 से $700 देके बस करके लवीव में चले जाओ। और ना इंडियन एम्बेसी से कोई अपडेट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। और हमें ये भी बोला जा रहा है कि इधर पे करण संधू जो हमारे देख रेख रहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंट टाइप के हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि अदरवाइज अगर तुम्हें बस से नहीं जाना है तो तुम पैदल रेलवे स्टेशन जाओ, बस ट्रेन पकड़ के निकल जाओ। बट हमने एम्बेसी वगैरह से जिससे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आपके लिए सेफ नहीं है पैदल जाना। आप जहाँ हो वो MEA की प्लेस और इंडियन एम्बेसी की प्लेस है। आपको उधर खाना फ्री है, रहना फ्री है, सारी चीजें फ्री हैं। तो इस हिसाब से अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, क्या करें। ये हमें मतलब एक टाइप का फोर्स ही बोल सकते हैं कि हमें कर रहे हैं कि आप ये प्लेस छोड़ो। नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। 2 मार्च को इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी इशू करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सारे स्टूडेंट्स या इंडियन नेशनल्स जितनी जल्दी हो सके शाम 6 बजे से पहले पिसोचिन तक पहुंचे। ये एक सेफ स्पेस है, वहां तक पहुंचे आप। तो हमने इंडियन एम्बेसी की बात रखी। हम लोगों ने 18 किलोमीटर का सफर तय करा। हम लोग पैदल वहां से यहाँ तक पहुंचे। पर यहाँ पहुंचने के बाद हमें एज सच कोई खाना नहीं प्रोवाइड करा गया। ठीक है, हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं अपने बेसिस पे कर रहे हैं। कल हमें शाम को 5 बजे 2 ब्रेड दिए गए थे। सिर्फ हमें 2 ब्रेड मिला है। खाने की बहुत तंगी है यहाँ पे। हमें अब तक खाना नहीं मिला है प्रॉपर और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। जल्दी हो सके विद इन लेस टाइम हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें थ्रू ग्रीन कॉरिडोर। और यहाँ पे सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन प्रोवाइड कोई करने वाला नहीं है। तो हम इसलिए भी बहुत पैनिक हो रहा है सब बच्चों के बीच में। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन कॉरिडोर्स को खोला जाए और हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खाने की दिक्कत बहुत हो रही है। इसलिए प्लीज दरख्वास्त है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन। और यहाँ पे जितना स्टाफ है, खाने बनाने वाला स्टाफ है, वो सारा आज कोई काम नहीं कर रहा। और हमें स्टूडेंट्स को खुद जाके हमें कहा गया है, 2 बंदे हैं वहां पे किचन में, हमें खुद जाके वहां पे खाना बनाना पड़ेगा। ये है हमारा। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। मयंक जोशी लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की उम्मीदवारी चाहते थे। रीता बहुगुणा जोशी ने भी उनकी उम्मीदवारी की पैरवी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से वो नाराज चल रहे। रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप, उसी परिवार से, और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी, रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप, उसी परिवार से, और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा।
यूपी का चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है। मिर्जापुर में भी आखिरी दौर में मतदान होना है। मिर्जापुर मां विद्यावासिनी और कारपेट के लिए मशहूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। बीजेपी की कोशिश है पुराना प्रदर्शन दोहराने की। पीएम मोदी से लेकर सपा के अखिलेश यादव तक यहां प्रचार कर चुके हैं। नेता अपने दावे कर रहे हैं, पर जनता के मन में क्या है? क्या वो योजनाओं के लाभ से खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? एमईए की एक ब्रीफिंग हो रही है, वहां चलते हैं। ये खबर आपको बाद में दिखाएंगे। Take off now. So during the next 24 hours, 13 flights have been scheduled. Of these, one of them will be the IAF C-17 that's going to Budapest. If you look at the departure points, 7 flights of these 13 will be to Budapest. And we have 2 each to Košice in Slovak Republic, Rzeszów in Poland, and Bucharest in Romania. Okay, so I'll just repeat the 24 hours. We're looking at about 13 flights, one by IAF C-17, and in terms of the total, 7 from Budapest, 2 from Košice, 2 from Rzeszów, and 2 from Bucharest. We are also, as I've been saying, a large number of Indians, actually almost all of them, except for the 2 places that we discussed yesterday, Sumi and Kharkiv area, have now left Ukraine. There are some in transit somewhere. So I think we will be looking at how to get, we'll do a fresh look at who all are still in Ukraine. I think our embassy will be trying to contact those who happen to be still in Ukraine. And I think the embassy will try to contact them. I mean, apart from those who have already registered, etc., because I think a lot of movements happen. But as I said, I don't think there are too many left, apart from the Sumi and that area. That we are separately looking at. Moving on to Kharkiv, there are some positive development in terms of what we understand is that almost all Indians have now left Kharkiv city. That's certainly a very positive development. As you know, this was an area of considerable concern for last few days. So that's something positive movement. In nearby Pisochin is one of those safe areas that we had moved out people about now a couple of days ago. As of a few hours ago, there were less than 300 students there. I think 298 was the number our embassy put out, who are to be evacuated out westwards. We hope to complete that task by today. Of this, as you've just seen also on the social media, I think our embassy organized that 3 buses have already got filled up. They've reached and are leaving. So the buses organized by embassy have been sent to Pisochin. And even as we speak, we hope that the next couple of buses will reach, load up. And we think in those about 5 buses, we should be able to get out all of them who are left. So that would resolve the Pisochin set of people who are stranded there. So with that, Pisochin and Kharkiv, hopefully in the next few hours, we should be able to clear out almost everyone. As far as we know, as I said, Kharkiv also, there's nobody. Yesterday, we were also able to send food and water and other essentials to the people in Pisochin. So that actually has been a more comfortable development. The main focus is now on Sumi. This is a little in the northeast on the border with Russia. Now here, of course, this has been in the news a lot, and we are exploring multiple options for evacuating our students out of there. But let me reiterate, the main challenge remains the ongoing shelling there, ongoing violence there, and the lack of transportation, primarily. But even more the transportation, I think it's a problem of having a secure and safe way to get them out while they are not under threat. We are in touch with all concerned regarding possible movement. The best option for us would be a ceasefire, of course, that allows to get our students out. And in this connection, we have been strongly pressing both the Russian and the Ukrainian sides to allow this kind of a local ceasefire, perhaps just to get a corridor for our students. It's not yet happened, but we are continuing to push for that. Meanwhile, I would urge all our students who are there in Sumi, we know what you're going through. It's a tough situation. You are managing it with fortitude. Please stay safe. Avoid unnecessary risks. Safety and security is paramount. We feel your pain, the difficulties you're going through. Just bear with us as you see. Please follow the advisories our embassy is issuing. The complete attention of our evacuation efforts are now on getting you out safely. Regarding the western borders, I think movement is reasonably smooth. Those who are in transit are reaching there and crossing over.
Our embassy teams are facilitating both on both sides of the border. I think that's probably the kind of update I had. As I mentioned yesterday, over 21,000 have moved out, a few hundred more now over the day. So since our first advisory, as I said, more than 21,000 have moved out. Humanitarian assistance also has 6 tranches went out and about 16 odd tons. I think the civil aviation have put out a press release. Some 16.5 tons of material has gone. Control room continues to get a lot of queries, I think, but less now because the number of students are less. But I think 12,240 calls and just over 9,000 emails is what I have. Let me just stop here since, as I said, we'll try to make it a short press today. So let me take another question. Siddhant, why don't you start? So Siddhant from Beyond, do you expect the Russian side to come out with some kind of ceasefire as they have already announced for 2 cities in Ukraine in next few hours or perhaps days, given the deteriorating situation of the Indian students in Sumi? Thank you. Let me start with you. सर सुमी जैसे आपने बताया कि इंट्रोड्यूस फॉर द रिकॉर्ड सॉरी सर मैं कविता हूँ हरियूमी न्यूज़पेपर से। सर मैं ये एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि खार्किव को पूरी तरीके से खाली कर लिया गया, जिसमें पिशोचिन शहर से भी बच्चों को निकाल लिया गया और खार्किव भी आप कह रहे हैं पूरी तरीके से क्लियर हो गया, हमें जितना दूर मालूम है। हाँ जी। और दूसरा जो विषय है कि सुमी में अभी क्या मतलब छात्रों का कितना नंबर अभी हमारा है वहां पर, उसकी स्थिति के बारे में बताएं, क्योंकि यूएन में रशिया की तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा है कि हम लोकल सीज फायर के लिए तैयार हैं, रूट देने के लिए भी तैयार हैं। तो मतलब कब तक इन चीजों को मतलब हम क्लियर आउट कर लेंगे? क्या सुमी से और जो खार्किव आपने कहा है वहां से हम रशियन बॉर्डर की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं? थैंक यू सर। Hi, this is Yeshi from the New Indian Express. I'd like to know where is the maximum concentration of Indians that need to be evacuated across the border on the west? On the west? Yeah, I mean on the Ukrainian border. Where is the maximum amongst the... I mean, entire Ukraine, where is the maximum concentration? Not in the entire Ukraine, on the borders, the countries. Where do you have maximum number of Indians which need to be evacuated? Which part? Whether it's Romania, Hungary, whatever. Which okay. Oh, you mean which are the countries? Yeah, okay. Okay. One second. Stranger. Sir, thanks now. Sir, in a situation like this, a government will have several options. Now, vis-a-vis getting people out of Sumi, where we hear that there are 2 groups of Indians in 2 different places in Sumi. What are the options of the government in getting them out? Is getting them out through the eastern option, if there is a ceasefire? Is getting them out through the western option? If you could just let us know what the options are and how they can work. And I'll take the final one here. So, Saurabh Trivedi from ANI. So, a few hours back, a group of students have uploaded a video on social media from Sumi that they are leaving. Now they are not, and they are alleging that no authorities are helping them over there. So what is update on that? Okay. Look, I'll just take the questions as you mentioned. Siddhant, on the issue of our expectation, I don't know. I would not like to guess or speculate. I would just like to say we are urging and we are strongly urging both sides to have a ceasefire. Whether it will happen, when it will happen, is something that we will see as it happens. I can't say when, but I hope soon. I hope it happens because that is something that will be useful and necessary for us to be able to actually pull out our students. Otherwise, we're putting them at risk. That's the real problem. मणिपुर में आज दूसरे दौर का मतदान भी संपन्न हो गया। 22 सीटों पर वोट डाले गए। दूसरे दौर में 92 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बीजेपी ने सभी 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस के 18 उम्मीदवार दूसरे दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी को 38 सीटों पर मतदान किया गया था। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्र भारत में अब
अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए इन छात्रों को FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना होगा। ये सुविधा उन मेडिकल छात्रों को मिलेगी जिनकी इंटर्नशिप युद्ध या कोरोना महामारी की वजह से अधूरी रह गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस बाबत सर्कुलर जारी किया। दूसरे देशों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस से पहले FMGE की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।